अच्छा, अभी वो जो इसका डेमो है वो तो फिलहाल मैं रोकना पड़ रहा है, क्योंकि अभी मेरे पास इस वक्त सेशन में तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन चलिए एक छोटा सा टॉपिक और हम देख लेते हैं इसका, ताकि फिर थ्योरी हमारी ख़त्म हो जाए। उसके बाद अगले वाला जितने भी हमारे पास सेशंस रह जाएंगे, उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन की तरफ निकलेंगे इंशाल्लाह। तो जो आज सेकंड टॉपिक हम देख रहे हैं वो है बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग, बीपीआर भी कहते हैं इसको। मेरी आवाज़ आ रही है आप सबको? सिर्फ कंफर्म कर दें ताकि फिर मैं आगे स्टार्ट करूं। जी, मेरी आवाज़ आ रही है आपको भी? यस सर, आ रही है। ठीक है, सही, शुक्रिया। तो बीपीआर बेसिकली होता क्या है? अच्छा, एक बिजनेस प्रोसेस यहाँ पर दिखाया हुआ है, जो कि हम पिछली क्लासों में भी देख चुके हैं। थोड़ा बहुत चेंज करके ये भी वही चीज़ ही है कि अगर हम कोई चीज़ परचेज करना चाहता है यूज़र, तो अच्छा, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि अगर यूज़र जो है किसी भी डिपार्टमेंट का यूज़र है, और अगर कोई चीज़ उसको चाहिए होगी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के बजट में से परचेज होगी, तो वो अपनी रिक्वेस्ट को जो फाइनलाइज कर देगा कि मुझे क्या चीज़ चाहिए और उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है। तो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, जिसमें यहाँ पर दिया हुआ है परचेज डिपार्टमेंट, वहाँ पर ये बता देगा कि जी ये मुझे रिक्वायरमेंट है इस आइटम की, इस पर्टिकुलर चीज़ की, तो ये मुझे मंगवा दें। तो परचेज डिपार्टमेंट आगे क्या कर लेगा कि रिक्वेस्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स है। अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स क्या हो सकती है कि ये कंपनी इस चीज़ के लिए परमिट करती है यूज़र को कि ये वही चीज़ डिमांड कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो उस चीज़ की रिक्वेस्ट की वैलिडिटी को वेरीफाई कर लेगा। तो यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि अगर तो ये रिक्वेस्ट वैलिडेट हो जाती है, तो फिर ये आगे सप्लायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, क्योंकि कंपनी के अपने अंदर वो प्रोडक्ट होना ज़रूरी नहीं है। सप्लायर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो सप्लायर को इन्फॉर्म करने के लिए सप्लायर का अपना जो एक तरीके कार है कि उसके पास जो परचेज ऑर्डर फॉर्म होगा वो फिल किया जाएगा। ठीक है, तो ये परचेज ऑर्डर फॉर्म फिल कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर वो रिक्वेस्ट वैलिडेट नहीं होती, ठीक है, तो वो अकॉर्डिंगली यूज़र को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये रिक्वेस्ट आपकी वैलिडेट नहीं हो पाएगी। इसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जो भी होगा वो हाईलाइट करके बता दिया जाएगा, तो वो रिक्वेस्ट को रिफाइन करके दोबारा प्रेस कर सकता है। तो दोबारा यही प्रोसेस होगा। जब सप्लायर के पास डिमांड आ जाएगी, तो अब तरीकेकार ये है कि या तो ये परचेज डिपार्टमेंट को भी वापस दे सकता है, या फिर डायरेक्ट यूजर को भी प्लेस करवा सकता है। ठीक है, और उसके बाद यूजर क्या कर देगा, उसको वैलिडेट कर देगा, ये वेरीफाई कर देगा कि जो चीज़ उसने डिमांड की थी वही चीज़ उसको मिली है, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर वो चीज़ नहीं मिली, तो फिर दोबारा अपने रिक्वेस्ट के मुताबिक रिएक्ट करेगा कि जी जो चीज़ मैंने डिमांड की थी ये वो चीज़ नहीं आई, ये चेंज है उससे। तो फिर उसका जो तरीक़ेकार है वो फिर आगे स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एक बिजनेस प्रोसेस है, इसमें बहुत सारे फ्लॉज भी हो सकते हैं। मैं अगर आपको कहूँ कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पर क्या तरीक़ेकार होता है, कोई भी जब चीज़ आप डिमांड करते हैं, तो आप अपने कंपनी के एनवायरनमेंट के हिसाब से बहुत सारी चीज़ें अलग से बताएंगे कि वहाँ पर ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। तो जब आप 4-5 मुख्तलिफ तरीके एवेल्यूएट करेंगे, तो उसमें से फिर आप क्राइटेरिया पर डिसाइड कर सकते हैं कि बेहतर काम क्या है, किस तरीके से हमें करना चाहिए। तो हो सकता है कि वो बिल्कुल नए स्टेप्स हों, हो सकता है कि इन्हीं स्टेप्स को रिफाइन कर दिया जाए। ठीक है, तो जो भी केस है, अगर हम इन्हीं स्टेप्स के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं, मैं बता रहा हूँ थोड़ी सी चेंजिंग कर रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं बिजनेस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट है। ठीक है, वो सिर्फ हम इम्प्रूव कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस बिजनेस प्रोसेस को बिल्कुल ही बदल देते हैं और उसकी जगह पर एक नया बिजनेस प्रोसेस बना देते हैं, तो उसको हम री इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, तो बीपीआई या बीपीआर, ये दो
चीजें देखनी पड़ती है हमें। नॉर्मली जो ईआरपी है वो ये कहता है कि बीपीआर की तरफ आप जाएं। जो आपके एग्जिस्टिंग जो बिजनेस प्रोसेसेस हैं वो ईआरपी को सपोर्ट शायद ना करें, तो आप उसमें इम्प्रूवमेंट ले आएंगे। इम्प्रूवमेंट भी टाइम लगेगा, एफर्ट्स लगेंगी और पैसा लगेगा आपका। तो उसके बावजूद भी अगर आपके बीपीआई करने के बाद भी अगर वो सारे प्रोसेस ईआरपी के हिसाब से नहीं तैयार हुए, तो फिर आपका जो जो भी टाइम लगा, पैसे लगे, आपके एफर्ट्स लगी, वो सारी ज़ाया हो सकती हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप उन बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग करें। ठीक है, तो ये सिर्फ मैंने एक बिजनेस प्रोसेस एक्सप्लेन किया, इस तरीके से दो बिजनेस प्रोसेस और दिए हुए, इनको भी आप देख सकते हैं। इसी तरह के कोई क्वेश्चंस में भी आते हैं पेपर में कि जो गिवन बिजनेस प्रोसेस है इसको आप सबसे पहले तो आप पैराग्राफ फॉर्म में बताएं कि ये हो क्या रहा है, ये बिजनेस प्रोसेस किस चीज के रिलेटेड है, इनपुट क्या है, मिडिल स्टेप्स क्या हैं और आउटपुट इसकी क्या है। ठीक है, और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि अब आपका काम ये है कि इस बिजनेस प्रोसेस को आप इम्प्रूव करें या इसको रीडिजाइन करें। ठीक है, तो बिजनेस प्रोसेस को समझना और उसको एक्सप्लेन करना, ये पहला काम होगा आपका। ठीक है, अगर ये आप काम कर लेंगे तो आधे नंबर तो आपके यहीं मिल जाएंगे। उसके बाद जब उसको इम्प्रूव करना है या री इंजीनियरिंग करना है, तो वो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट होता है। उसमें फिर अगर आप सही से नहीं कर पाए तो कुछ ना कुछ उसमें भी मार्क्स आपको मिल सकते हैं, लेकिन एक्सप्लेन करने के मार्क्स आपको कंफर्म मिल जाएंगे। तो एक्सप्लेन करने वाला जो पार्ट है उसको जरा सही तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। जिस तरह पहले वाले केस को मैंने मुख्तलिफ इन्वायरमेंट्स में ले जाकर बताने की कोशिश की है, इसी तरीके से जब आपको पेपर में ये इस तरह से आपके पास गिवन होंगे ये डायग्राम्स बीपीआई, ये जो बिजनेस प्रोसेस के, तो इसमें इसको एक्सप्लेन करना आपको आना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से ये भी दिया हुआ है। तो अब बीपीआर जो है इसकी डेफिनेशन की तरफ अगर हम जाएं तो ये है क्या, फंडामेंटल रीथिंकिंग है। फंडामेंटल रीथिंकिंग का मकसद क्या होता है कि सबसे पहले रूट में चले जाएं, कि वहां सोचें कि जो हमने पहले काम कर रहे थे वो सारा गलत था। ठीक है, फंडामेंटल रीथिंकिंग, दोबारा से सोचें उस काम को कि ये काम अब बेहतर तरीके से मैं कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, रेडिकल रीडिजाइन की तरफ जाएं। जो डिजाइन पहले था उसका या जिस तरीके से पहले काम चल रहा था, अब उसमें बहुत बड़ी तब्दीली का आपको जो कॉन्सेप्ट है वो ले आना पड़ेगा। रेडिकल रीडिजाइन की तरफ जाना है उसको। अ, जो आप इसके अंदर चेंजिंग करेंगे वो कोई छोटी मोटी चेंज नहीं होगी, वो चेंजिंग ठीक ठाक बड़ी हो सकती है इसमें। ठीक है, अच्छा मेरी आवाज आ रही है? मेरा लैपटॉप शायद हैंग हुआ है। मेरी आवाज आपकी तरफ आ रही है, ये बताएं मेरे। यस सर, आ यस रही है। सर, आवाज क्लियर है। अच्छा, सही, चलो आवाज तो आ रही है। मेरा लैपटॉप चलो चल रहा है अभी। ठीक सर है, एक्चुअली में सर, तो अच्छा, अब उन दोनों चीजों का, फंडामेंटल रीथिंकिंग या रेडिकल रीडिजाइन का फायदा क्या होगा? आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट्स का चांस है। ड्रामेटिक इम्प्रूवमेंट क्या है कि जो आपकी कास्ट है उसमें बचत होनी चाहिए। ठीक है, जो क्वालिटी है, काम की क्वालिटी, प्रोडक्ट्स की क्वालिटी, वो इम्प्रूव हो जानी चाहिए। जो आपकी सर्विसेज हैं थ्रू ईआरपी जो आप परफॉर्म कर रहे हैं वो बेहतर हो जानी चाहिए। और जो आपकी ट्रांजैक्शन टाइम है वो कम होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपकी स्पीड ऑफ जो जॉब्स हैं वो इम्प्रूव हो जानी चाहिए। तो ये चार मैट्रिक्स हैं जिसके ऊपर आपको ड्रामेटिकल इम्प्रूवमेंट नजर आनी चाहिए। ठीक है, और आएगी कैसे, ये दो बेसिक काम आपको देखने पड़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल रीथिंकिंग करनी है और उसके बाद रेडिकल रीडिजाइनिंग करनी है। किसकी करनी है? बिजनेस प्रोसेस की। ठीक है, अच्छा, अब बीपीआर एडवोकेट्स दैट एंटरप्राइजेस गो बैक टू द बेसिक्स एंड री एग्जामिन देयर वेरी रूट्स। जिस तरह पहले मैंने बताया, फंडामेंटल रीथिंकिंग का कॉन्सेप्ट यही है कि आपको स्टार्ट में जाना पड़ता है, वहां देखना पड़ता है कि गलती, क्योंकि जब आप बीच में से किसी चीज को एवेल्यूट करेंगे तो जिस पॉइंट पे एवेल्यूट कर रहे हैं उससे आगे वाली चीज को तो आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज में ठीक कर सकता है, उससे पहले वाली चीज या से प्रीवियस चीज को आप नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब रूट्स में चले जाएंगे बिल्कुल स्टार्ट में, तो स्टार्ट से पहले तो कुछ भी नहीं होता। वहीं से आपने देखना है कि मैं अपने काम को दोबारा से बेहतर तरीके से कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, और जिस तरह ये बीपीआई है वो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स पे तो काम कर रही होती है, लेकिन बीपीआर
doesn't believe in small improvements, rather it aims to टोटल री इन्वेंशन। और बीपीआर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो स्मॉल इंप्रूवमेंट्स नहीं होती, ये री इन्वेंट करने वाला काम होता है। तकरीबन जो पहले आप काम कर रहे थे उसको भूल जाएं, उस सारे काम को दोबारा से सोचें, री इन्वेंट करें उसको। तो ये बीपीआर का बेसिक कॉन्सेप्ट है। बीपीआर इज क्लियरली नॉट फॉर कंपनीज हु वांट अ 10% इम्प्रूवमेंट, इट इज फॉर द वंस दैट नीड अ 10-fold इंक्रीज। अब देखें 10%, मतलब जो भी काम आप कर रहे थे उसमें से कुछ परसेंट इंप्रूवमेंट सोचना चाहते हैं आप, तो ये तो बीपीआई बेस है, जो बिजनेस प्रोसेस इंप्रूवमेंट है उससे आपको अचीव हो जाता है। लेकिन जब आप बीपीआर करने जा रहे हैं तो बीपीआर में जो कंपनीज जाती हैं उनका जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो उसके कई गुना इंप्रूवमेंट सोच रहे होते हैं, दुगना तिगना या 5 टाइम्स 10 टाइम्स 100 टाइम्स इंप्रूवमेंट सोच रहे होते हैं। तो ये परसेंट में नहीं होता, ये टाइम्स की बात हो रही होती है। तो जो बीपीआर है इसका इतना बड़ा इफेक्ट आता है कंपनी के ऊपर। बीपीआर फोकसेस ऑन प्रोसेसेस नॉट ऑन टास्क जॉब्स और पीपल। तो बीपीआर का जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव होगा वो सिर्फ प्रोसेस होंगे, उसको वो रीड करेगा, उसको वो इवेल्यूएट करेगा, उसको वो रीडिजाइन करेगा। ठीक है, उसका काम लोगों के साथ या उनकी जो रोल ऑफ द पोजीशन है उसके साथ कोई लेना देना नहीं। टास्क वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं लोग, उससे उसका कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, इट एंडेवर्स टू रीडिजाइन द स्ट्रेटेजिक एंड वैल्यू एडेड प्रोसेसेस। और इसका जो ये भी ये देखिएगा, जैसे पहले भी हमने देखा था कि बिजनेस प्रोसेस जो होते हैं वो अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज काम कर रहे थे, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर का काम नहीं होता। ठीक है, वो तो फंक्शन जो उसके फंक्शनल रोल होते हैं, जो फंक्शनल एरिया के अंदर जो काम किया जाता है वो तो फंक्शनल रोल्स हैं हर एक के। लेकिन जो बिजनेस प्रोसेस होता है वो अक्रॉस द बाउंड्रीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन चल रहे होते हैं। ठीक है। और जिस तरह मैंने पहले बता दिया कि व्हाट टू री इंजीनियर, प्रोसेसेस जो होते हैं सिर्फ उनको री इंजीनियरिंग किया जाता है बस। ठीक है। अच्छा, पहले भी मैंने एक आध दफा एग्जांपल आपको दी हुई थी बिजनेस प्रोसेस के अंदर, कि बिजनेस प्रोसेस बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन की बाउंड्रीज तक चल रहा होता है, किसी एक डिपार्टमेंट के अंदर नहीं होता। लेकिन जो ऑर्गेनाइजेशंस में लोग काम कर रहे होते हैं अभी भी उनका माइंड ये होता है कि मैं फलां डिपार्टमेंट का पार्ट हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई अकाउंट्स का बंदा है तो वो ये कहेगा कि जी मैं अकाउंट डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहा हूँ। तो उसको ये नहीं पता कि वो ऑर्गेनाइजेशन के कौन से बिजनेस प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है। तो जो इस वक्त लोगों की सोच है, जिस तरह मैंने पहले भी आपको एग्जांपल दी थी, वो यही है कि लोग सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट की आइडेंटिफिकेशन याद रखते हैं, अपना रोल भूल जाते हैं कि मैं इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम क्या कर रहा हूँ और मेरा किस बिजनेस प्रोसेस के अंदर क्या रोल है। तो बीपीआर में सबसे पहले ये चीज देखी जाती है कि कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है। जो भी आप बिजनेस प्रोसेस बनाएंगे वो बिजनेस प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा और एंड क्या होगा, उसका स्टार्ट और एंड, और उसके अंदर कौन कौन से लोग क्या क्या काम परफॉर्म करेंगे। ठीक है। यहाँ पर एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर पहले जो पुराना हमारे पास होता था बिजनेस, जो फंक्शन था हमारे पास, वो ऑर्डर फुलफिलमेंट था सिर्फ। लेकिन अब अगर इसको रीनेम कर दिया जाए, अब देखें ऑर्डर फुलफिलमेंट में तो काम तो ये कि ये जो कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है उसको पूरा करना है। ऑर्डर फुलफिलमेंट के नाम से तो यही जाहिर है कि कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया, अब आपने उस ऑर्डर के हिसाब से कस्टमर तक उसके जो जो उसने डिमांड किया है प्रोडक्ट वो उसके घर तक पहुंचा दें। बिल्कुल सही है। लेकिन इसके अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं वो तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हैं। जिस तरह सेल्स भी आ जाता है, वेयर हाउस भी आ जाता है, फिर लॉजिस्टिक्स आ जाता है, फिर अकाउंट्स आ जाता है। तो बेहतर तरीकेकार ये है कि अगर इस काम को, जो ऑर्डर फुलफिलमेंट है, इसको अगर रीनेम करके हम इसका कोई मीनिंगफुल नाम रखें, जिस तरह ऑर्डर टू पेमेंट प्रोसेस है। अब काम वही हो रहा है उसमें, लेकिन अब इसमें क्या है, डिपार्टमेंट्स का जो रोल है वो खुल के सामने आ जाता है कि जी पेमेंट, इसका मतलब क्या है कि ये जो कस्टमर पे करेगा वो कोई ना कोई रिसीव करने के लिए डिपार्टमेंट होना चाहिए। अकाउंट वालों को ये पता होगा कि जी मैं ऑर्डर टू पेमेंट प्रोसेस का एक पार्ट हूँ, मैं अपना काम प्रो करता हूँ। वेयर हाउस को पता होगा कि जी मैं ऑर्डर टू पेमेंट प्रोसेस का पार्ट हूँ, क्योंकि मुझे जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट आएगी मैंने वेयर हाउस से उठाना है, लॉजिस्टिक्स में डालना है और वो शिपमेंट करवा देनी है। ठीक है। इस तरह से सेल्स वालों को भी पता होगा कि जी मैं ऑर्डर टू पेमेंट प्रोसेस का पार्ट हूँ, मेरे पास जो ऑर्डर आएगा कस्टमर का
मैं अपना पार्ट प्ले करते हुए उस ऑर्डर को आगे फॉरवर्ड कर दूंगा। तो इस तरीके से जब सोचा जाएगा तो ये ईआरपी की तरफ बढ़ने का पहला कदम होता है हमारा। लेकिन अगर हम इस तरीके से नहीं सोचेंगे, हम सिर्फ ये सोचेंगे कि मैं कहाँ पर काम करता हूँ और मैं किस डिपार्टमेंट के अंदर हूँ, तो बस अगर ये वाली सोच रहेगी तो फिर वो ईआरपी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो शायद हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। अच्छा, अब ये जो इसमें 3 चीजें बताई हुई ये पेपर में आती हैं, याद रखिएगा। पेपर में इसमें से पूछा जाता है कि डिसफंक्शनलिटी क्या है, या इम्पोर्टेंस क्या है, या फिजिबिलिटी क्या है। तो इन तीनों की मैं डेफिनेशन या जो इनका बैकग्राउंड है वो बता देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अच्छा, ये जो वीडियोस हैं ये रिकॉर्ड भी हो रहे हैं और ये मैं अपने उसमें जो यूट्यूब चैनल है उस पर डाल भी दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल तो अभी यूट्यूब भी काम नहीं कर रहा, तो मैं इसको अभी शेयर नहीं कर सकूंगा, ये मेरे पास सिर्फ सेव होंगे, ठीक है। तो अब जब हम बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, याद रखिएगा, जब बिजनेस प्रोसेस को री इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो 3 क्राइटेरिया के ऊपर हम इसको री इंजीनियरिंग की तरफ जाते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि डिसफंक्शनलिटी है, वो कौन से बिजनेस प्रोसेस हैं जो कि अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे या बिल्कुल ही बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं डिसफंक्शनलिटीज। तो ऐसे बिजनेस प्रोसेसेस को आइडेंटिफाई किया जाए जो कास्ट तो उनके ऊपर आ रही है लेकिन उनमें से आउटपुट नहीं आती, वो बहुत बुरा परफॉर्म करते हैं। बुरे से मतलब है कि उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं है या बहुत बुरी परफॉर्मेंस है उसकी। तो एक तो ये क्राइटेरिया होता है कि इस तरीके के बिजनेस प्रोसेस ढूंढें अपनी कंपनी के अंदर और उनको इम्प्रूव कर लें, उनको री इंजीनियरिंग कर लें, तो भी कंपनी में काफी बेहतरी आ सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा ये होता है कि इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। इम्पोर्टेंस का मकसद क्या होता है कि जो आपके पास सीआरएम डिपार्टमेंट है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वहां से लोगों की फीडबैक आती है कि जी आपका फला डिपार्टमेंट जो है बहुत ज्यादा डिले करता है, बहुत ज्यादा उसके अंदर प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज्यादा उसमें हमें ग्रीवेंसेस हैं, कंप्लेंट्स हैं, आप काइंडली उस डिपार्टमेंट के अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आए। तो जो कस्टमर्स की फीडबैक हो सकती है या फिर कंपनी की अपनी जो प्रेफरेंसेस होती हैं उसको सामने रखते हुए हम इम्पोर्टेंस डिसाइड करते हैं कि अब कौन कौन से इम्पोर्टेंट बिजनेस प्रोसेसेस हैं जिनको री इंजीनियरिंग करने की तरफ हमें जाना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी क्राइटेरिया हो गया। या फिर तीसरा हो जाता है फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी का मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल बीपीआर आप करना चाह रहे हैं, उसके लिए लिमिटेड फंड है आपके पास और लिमिटेड टाइम है, ठीक है। ये 2 चीजें याद रखिएगा, लिमिटेड फंड है और लिमिटेड टाइम है। तो फिर आप देखते हैं कि इस टाइम और इस फंड के अंदर कौन ऐसे ऐसे बिजनेस प्रोसेस हैं जिनको मैं री इंजीनियरिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप उस टाइम और बजट के हिसाब से जो वही बिजनेस प्रोसेस चूज करते हैं जिनको आप री इंजीनियरिंग करके सक्सेसफुली कंप्लीट कर लें। तो इसको हम कहते हैं फिजिबिलिटी। तो ये 3 मुख्तलिफ क्राइटेरियाज होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन इनमें से कोई एक तरीकेकार या मल्टीपल तरीकेकार या तीनों तरीकेकार भी एक वक्त में उठा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास क्राइटेरिया होता है जिसके ऊपर हम बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन हो तो आप अपने चैट के अंदर मुझे लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये मेथोडोलॉजीज कुछ बताई हुई है, ठीक है। मुख्तलिफ लोगों ने अपनी रिसर्च में बताया कि जी जब बीपीआर करें तो उसके कौन कौन से स्टेप्स होने चाहिए, ठीक है। अब ये मेथोडोलॉजी 1 है, ठीक है। ये क्या बता रहा है कि सबसे पहले स्टेप में क्या करें, डेवलप विजन एंड स्ट्रेटेजी, ठीक है। जब आप बीपीआर करने जा रहे हैं तो जो हायर मैनेजमेंट है और लोअर मैनेजमेंट है या जो आपका स्टाफ लेवल पे लोग काम करते हैं उनके अंदर अवेयरनेस लेकर आए कि हम कंपनी के अंदर क्या चीज चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। एक विजन बनाएं और विजन के मुताबिक स्ट्रेटेजी हो कि ये काम हम करेंगे कैसे, करना क्या है वो हमारा विजन होगा और करेंगे कैसे वो हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो पहला फेज ये है। ये किसी रिसर्चर का तरीका है, ठीक है। हम जिसको पढ़ेंगे वो जरूरी नहीं कि ये वाला हो। ये 5 या 4 स्टेप्स के अंदर एक बीपीआर का तरीकेकार किसी रिसर्चर ने बताया था, ठीक है। तो उसमें पहला फेज था डेवलप विजन एंड स्ट्रेटेजी, दूसरा था क्रिएट डिजायर्ड कल्चर। अब वो एकदम से कह रहा है कि जो विजन आपने बना दिया और स्ट्रेटेजी बना दी, अब उसके मुताबिक एक कल्चर क्रिएट कर लें आप। कि जी कल्चर से मुराद क्या है कि लोग किस तरीके से काम करेंगे और उनकी स्किल्स क्या होंगी, उसकी एजुकेशन क्या होगी, क्वालिफिकेशन क्या होगी,
ये सारा आप कल्चर डेवलप कर लें। ये फेज 2 है उसका, ठीक है। फिर तीसरे में इंटीग्रेट एंड इम्प्रूव एंटरप्राइज। अब जो आप इम्प्रूवमेंट लेकर आ रहे हैं, जो डिजायर्ड कल्चर, वो एक वक्त में सारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा ऐसा तो मुश्किल है। लेकिन ये कि आपने एक डिपार्टमेंट के अंदर कल्चर चेंज लिया है, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में, और ये सारा आपने कल्चर जितने भी आपके डिपार्टमेंट से स्टेप बाय स्टेप सब में ले आए। अब उन सबको आप इंटीग्रेट कर दें, सब नए कल्चर के मुताबिक ही परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो ये एक तीसरा स्टेप है। और फाइनली जो टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन इसमें रिक्वायर्ड थे, जो टेक्नोलॉजी चेंज आना था, नई एप्लीकेशन बननी थी वो ले आए, नया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर लगाने थे वो ले आए, ठीक है, नए कंप्यूटर्स या जो नए नेटवर्किंग सिस्टम्स बनने थे वो कर लें। तो ये आपका फाइनल स्टेप, और यहाँ पर आपका आके बीपीआर पूरा हो जाएगा, जो कि इन 4 स्टेप्स को देखते हुए तो इनकम्प्लीट लग रहा है हमें। हम दूसरी एक मेथोडोलॉजी को देखते हैं कि वो क्या कहता है कि बीपीआर कैसे होना चाहिए, ठीक है। अब ये मेथोडोलॉजी नंबर 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले क्या कह रहा है कि जो आपके पास कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है, या जो आपके ऑब्जेक्टिव है, जिस तरह पिछली स्लाइड में मैंने बताया था कि या तो डिसफंक्शनलिटी के ऊपर आपको डिसाइड करेंगे, या इंपॉर्टेंस के ऊपर क्रिएट करें डिसाइड करेंगे, या फिजिबिलिटी के ऊपर डिसाइड करेंगे कि कौन से बिजनेस प्रोसेस को हमने री इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ना है। तो ये बता रहा है कि पहले स्टेप में वो आइडेंटिफाई करें आप, ठीक है। फिर दूसरा स्टेप क्या करें, मैप एंड मेजर द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। ये 2 टर्म्स याद रखिएगा, मैप एंड मेजर। मैपिंग का मकसद होता है कि हम उसको ड्रा करते हैं, ठीक है, याद करिएगा। मैप का मकसद होता है ड्रा करना। विद द हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट भी हो सकते हैं हमारे पास। नॉर्मल फ्लो चार्ट आपने देखे होंगे, जिसमें ये वाला फ्लो चार्ट नजर आ रहा है शुरू में, ये फ्लो चार्ट है, ये भी फ्लो चार्ट है, ये भी फ्लो चार्ट है। इस तरीके से आप मैप करते हैं अपनी एग्जिस्टिंग जो बिजनेस प्रोसेस है, उसको पहले मैप करें, ठीक है। फिर मैयर करें। मैयर का मकसद क्या है कि इसके बहुत सारे टूल्स आते हैं हमारे पास, ठीक है। उससे हमें पता लग जाता है कि ये बिजनेस प्रोसेस कितना टाइम ले रहा है और इसमें कितनी कास्ट इन्वॉल्व हो रही है, ठीक है। तो ये एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस के करने हैं, जो कि आपके या तो कस्टमर रिक्वायरमेंट के ऊपर आपने डिसाइड किए थे, डिसफंक्शनलिटी के ऊपर किए थे, या फिजिबिलिटी के ऊपर, ये उनकी बात कर रहा है, ठीक है। अच्छा, ये आपने कर लिया जब मैप एंड मेजर। फिर आप उसको क्रिटिकली एनालाइज करें कि इसमें कौन सी ऐसी चीज है जो कि इस बिजनेस प्रोसेस को खराब कर रही है, या इसमें डिले क्रिएट कर रही है, या इसको बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट बना रही है। फिर आप उसके ऊपर मॉडिफिकेशन सजेस्ट करें कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जहां पर हम इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी अभी तक एग्जिस्टिंग की बात हो रही है, जो एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोसेस है। जब आपने मॉडिफाई कर लिया, फाइनलाइज, जो मॉडिफिकेशन आपने सजेस्ट की थी, उसके बाद फिर आप क्या करें, एक नया बिजनेस प्रोसेस डिजाइन करें, ठीक है। इसको भी क्या करना पड़ेगा, पहले मैप करेंगे, इसका भी फ्लो चार्ट बनेगा। उसके बाद फिर उस बिजनेस चार्ट प्रोसेस को फिर मेजर किया जाएगा कि इसके अंदर जो कास्ट है वो अब कितनी हो रही है, ठीक है, क्या इम्प्रूवमेंट आई है पुराने वाले से। अगर ये जो डिजाइन है, क्योंकि एक डिजाइन तो नहीं बनेगा, ये मल्टीपल डिजाइन होंगे एक बिजनेस प्रोसेस के, फिर आप मैनेजमेंट के पास जाएंगे, और वो मैनेजमेंट क्या करेगी, उसमें से डिसाइड करेगी कि कौन से वाला डिजाइन हमें ज्यादा सूट करता है, और उस डिजाइन की जब अप्रूवल दे देंगे तो फिर वो इम्प्लीमेंटेशन में चले जाएंगे। तो उस नए बिजनेस प्रोसेस को इम्प्लीमेंट कर दिया जाएगा और पुराने वाले से उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। तो ये एक मेथोडोलॉजी है। तो मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ मेथोडोलॉजीज प्रोपोज की हुई थी, ठीक है। तो अब हम हर एक मेथोडोलॉजी को नहीं देखते, इसमें हर एक में कोई ना कोई पॉजिटिव चीज है, कोई ना कोई नेगेटिव चीज इसमें मौजूद है, ठीक है। जो हम देखने जा रहे हैं बीपीआर का, वो हमारे पास ये अप्रोच है, ठीक है। ये हमारे पास कितने 5 फेजेस के अंदर बनी हुई अप्रोच है, और ये एक थोड़ी सी रीजनेबल अप्रोच लग रही है। इसको अगर हम समझ जाएंगे तो हमें काफी सारे बीपीआर के फेजेस या कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसमें सबसे पहले जो हमारे पास होता है वो होता है प्रिपेयर फॉर बीपीआर। ये सिर्फ नाम याद रख लीजिएगा, क्योंकि अभी ये जो टाइम है सेशन का ये कंप्लीट होने जा रहा है। तो लेकिन अगले जो सेशन होगा उसमें हम डिटेल में चीजों को देखेंगे। तो पहला फेज होता है प्रिपेयर फॉर बीपीआर।
ठीक है, जब आपने अपने आप को तैयार कर लिया कि हमें बीपीआर की तरफ जाना है, तो फिर दूसरा काम क्या होता है इसमें, मैप एंड एनालाइज एज इज प्रोसेस। अच्छा, एज इज का मकसद क्या है, एग्जिस्टिंग का ये नाम बदल बदल दिया है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग, ठीक है, इसको नया नाम दे दिया है एज इज। एज इज का मतलब क्या है कि अब तक जो चल रहा है उसी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फिर होता है डिजाइन टू बी प्रोसेस। टू बी का मकसद क्या होगा कि ये फ्यूचर में कैसा होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट के बाद क्या होगा, ठीक है, ये उसकी बात कर रहे हैं। तो डिजाइन टू बी प्रोसेस हमने बना देने। फिर हमने वही वाला फेज के जी, ये डिजाइन टू बी एक नहीं बनेगा, ये मल्टीपल होंगे। फिर हमारे मैनेजमेंट के पास जाएंगे, वो उसको इवेल्यूएट करेंगे, डिसाइड करेंगे कि कौन से वाला डिजाइन बेहतर है। उसको फिर हम चले जाएंगे इम्प्लीमेंट की तरफ। इम्प्लीमेंटेशन में जितना टाइम लगेगा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। फिर आखिरी स्टेप आता है इम्प्रूव कंटिन्यूअसली। फिर उसकी मॉनिटरिंग होती है। जो बिजनेस प्रोसेस हमने इम्प्लीमेंट किया है नया वाला, अब उसको मॉनिटर करना है कि इसको लोग किस तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं, किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं, और इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम सामने आ रहे हैं, ताकि इसको मजीद इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे जाया जाए, ठीक है। तो ये मैं मीटिंग अभी 1-2 मिनट के बाद दोबारा स्टार्ट कर देता हूँ। उसके बाद फिर हम इसके ये फेजेज हैं इसको वन बाय वन देख लेंगे, ठीक है।